जिनको ये 11,000 क्वेश्चन का जो कलेक्शन है जीके जीएस स्टैटिक जीके की पीडीएफ की प्राइस है मात्र 200 रुपये, ठीक है, मात्र 200 रुपये प्राइस है। और कैसे इसको खरीदना है, आप सिंपल है, फ़ोनपे, पेटीएम, गूगल पे से इस नंबर पे आप क्या कीजिएगा, 200 रुपये पेमेंट कर दीजिएगा। पेमेंट का स्क्रीनशॉट लेकर व्हाट्सअप इस नंबर पे कर दीजिएगा, आपको विदिन सेकेंड आपको ये वाली पीडीएफ मिल जाएगी। अच्छा, जिनको करंट अफेयर्स की पीडीएफ चाहिए वो 70 रुपये पे करके जनवरी 2023 की जो भी करंट अफेयर्स है वो आप ले सकते हैं। तो आइए यहाँ पे आज के महत्वपूर्ण सवाल पे एक नज़र डालते हैं। पहला सवाल देखिएगा, कौन सी पंचवर्षीय योजना हेरॉल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। ये पता नहीं कितने बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। आंसर इसका होगा यहाँ पे प्रथम पंचवर्षीय योजना, ठीक है। आंसर बिल्कुल बिल्कुल आसान था, प्रथम पंचवर्षीय योजना। और ये स्टार्ट होती है 1951 से लेकर 1956 के बीच में ये योजना रहती है, ठीक है। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना हेरॉल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी, ठीक है। अगर सवाल पूछा जाए ये पंचवर्षीय योजना, ठीक है, ये पंचवर्षीय योजना को किस देश के संविधान से लिया गया है, तो आंसर हो जाएगा रूस, ठीक है। आंसर हो जाएगा रसिया हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। कि पंचवर्षीय योजना जो इसकी अवधारणा है कहाँ से लिया गया था, तो रूस से लिया गया था, ध्यान रखना आपको। फिर आगे बढ़ते सवाल पे कि पहली पंचवर्षीय योजना में जीडीपी की वार्षिक लक्ष्य कितना प्रतिशत प्राप्त हुआ था, आंसर हो जाएगा 2.1% प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट सवाल है कि भारत को आत्मनिर्भर, ठीक है, भारत को आत्मनिर्भर और स्व उत्पादक अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने का प्रचलित करने का प्राथमिक जो लक्ष्य था वो किस पंचवर्षीय योजना का था, तो आंसर हो जाएगा तीसरी पंचवर्षीय योजना में, ठीक है। आत्मनिर्भर और स्व उत्पादक। आगे बढ़ेंगे सवाल पे कि योजना आयोग की स्थापना होता कब है, 15 मार्च 1950 को इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट सवाल पे आता है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना अनावृष्टि, ठीक है, अनावृष्टि और 2 युद्धों के कारण प्रभावित हुई थी। ये पंचवर्षीय योजना है आपका तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से लेकर 1956 के बीच की है। और इसमें जो आपका अनावृष्टि और 2 युद्ध में कौन से युद्ध शामिल है, आपके 1962 का भारत चीन युद्ध था और 1965 का भारत और पाकिस्तान युद्ध इसमें शामिल है। पहला हो गया आपका, पहला जो पंचवर्षीय योजना था हेरॉल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। अगर सवाल आपसे आ जाए कि दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था, आंसर हो जाएगा पीवी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था, 1956 से 51 के बीच का है। और सवाल अगर आपसे पूछा जाए कि ठीक है पहली पंचवर्षीय योजना हेरॉल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी, ठीक है, लेकिन इसकी प्राथमिकता क्या थी, आंसर हो जाएगा कृषि। और दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, पीवी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी, लेकिन इसमें किसकी प्राथमिकता थी, उद्योग पर आधारित थी, ठीक। परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत कौन सी जो पंचवर्षीय योजना में शुरू होती है, चौथी पंचवर्षीय योजना में शुरू होती है 1969 से लेकर 1974 के बीच और इंदिरा गांधी सरकार के समय ये होती है। और इसी समय एक और चीज़ होता है, वो क्या है, चौथी पंचवर्षीय योजना में ही आपका क्या होता है, जो श्वेत क्रांति है जिसे कहते हैं ऑपरेशन फ्लड के नाम से जानते हैं, किस पंचवर्षीय योजना के समय शुरू हुआ था, ये भी आपका चौथी पंचवर्षीय योजना। तो परिवार नियोजन हो गया और श्वेत क्रांति हो गई, दोनों के दोनों चौथी पंचवर्षीय योजना में हुआ था, ये ध्यान रखिएगा। सवाल अगर आपसे पूछा जाए, ठीक है, नीली क्रांति भारत में पहली बार किस पंचवर्षीय योजना में शुरू हुआ, तो आंसर हो जाएगा 7वीं पंचवर्षीय योजना में 1985 से 1990। और अगर सवाल पूछा जाए नीली क्रांति का संबंध किससे, तो मत्स्य उत्पादन से है, ठीक है, मत्स्य उत्पादन या मछली उत्पादन में वृद्धि से है। अगर सवाल आपसे पूछा जाए स्वर्ण क्रांति का संबंध किससे, तो बागवानी और शहद उत्पादन वृद्धि में है। लेकिन यहाँ पे सवाल है कि स्वर्ण फाइबर क्रांति, यहाँ पे देखिए स्वर्ण क्रांति, यहाँ स्वर्ण फाइबर क्रांति, दोनों में ध्यान रखिएगा, खास अंतर है। तो स्वर्ण फाइबर क्रांति अगर मैं बात करूँ यहाँ पे जूट उत्पादन में वृद्धि से था। गुलाबी क्रांति में मांस प्याज झींगा उत्पादन में वृद्धि से था। आगे बढ़ेंगे सवाल में, 11वीं पंचवर्षीय योजना किसके नेतृत्व में बनाई गई, डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में बनाई गई थी 2007 से लेकर 2012 के बीच में। वही बात करते हैं 8वीं पंचवर्षीय योजना। 8वीं पंचवर्षीय योजना की सर्वोच्च प्राथमिकता क्या थी, मानव संसाधन विकास, जिसमें कि आपका रोजगार हो गया, शिक्षा हो गया, जन स्वास्थ्य, ये तीनों के तीनों शामिल थे। किस पंचवर्षीय योजना को गॉडगिल योजना के नाम से जाना जाता था, तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966। तो पहला हो गया आपका हेरॉल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था, दूसरा आपका पीवी महालनोबिस और तीसरा आपका गॉडगिल योजना, ठीक। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आता है कि योजना अवकाश कब से कब तक रहा, 1966 से 1969 के बीच में रहा। अनवरत योजना जिसे कहते हैं रोलिंग प्लान की अवधि क्या थी, 1978 से 1980। और सवाल अगर ये पूछ लिया जाए आपसे कि बताइए कि किस योजना को रोलिंग प्लान कहा जाता था, आंसर हो जाएगा छठी योजना को, ठीक। प्रथम पंचवर्षीय योजना के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे और कृषि पर आधारित थी ये, ठीक है। और पहला हेरॉल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी।
ठीक, तो पहला तो हो गया कृषि पे आधारित थी, हेरोड डोमर मॉडल पे आधारित था, और तीसरा जवाहरलाल नेहरू के समय था। बहुउद्देशीय परियोजना, बहुउद्देशीय नदी परियोजना किस पंचवर्षीय योजना में बनती है? प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 में, जिसमें कि भाखड़ा नागल परियोजना, ब्यास परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना शामिल थी। आर्थिक योजना किस अर्थव्यवस्था की एक आवश्यक विशेषता आंसर हो जाएगा समाजवादी अर्थव्यवस्था। ठीक है, आर्थिक योजना किस, ठीक है, आर्थिक योजना किस अर्थव्यवस्था की एक आवश्यक विशेषता आंसर हो जाएगा समाजवादी अर्थव्यवस्था से। ठीक, नेक्स्ट सवाल पे आता है कि भारत में जीडीपी की गणना कौन करता है? तो जीडीपी की गणना करता है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा, ये इसकी गणना होती है। अगर सवाल आ जाए कि काली क्रांति का संबंध किससे है, तो पेट्रोलियम तथा कच्चा तेल से है। आगे बढ़ेंगे, डेयरी, ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र में कौन कौन शामिल है? जैसे डेयरी हो गया, आर्थिक गतिविधि हो गई, किस क्षेत्र में आते हैं? प्राथमिक क्षेत्र में। जैसे मछली पकड़ना भी हो गया आपका, मधुपालन भी हो गया, खनन भी हो गया। तो मछली पकड़ना, मधुपालन, खनन, डेयरी, आर्थिक गतिविधि जितने भी हैं आपके प्राथमिक क्षेत्र से हैं। CRR इसका फुल फॉर्म होता है कैश रेशियो रिजर्व, नगद आरक्षित अनुपात इसका हिंदी होता है, लेकिन इसका अगर परिभाषा होगा तो क्या होगा? यहाँ पे जमा का वह अंश जो वाणिज्यिक बैंकों को RBI के पास रखना पड़ता है, यह इसका CRR का डेफिनेशन। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि किस पंचवर्षीय योजना के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया था? दूसरी पंचवर्षीय योजना के समय, ठीक है, 1951 से 1956 पहली थी, और 1956 से लेकर, ठीक है, 1956 से लेकर आपके 1961, 56 से लेकर 1961 में क्या था? ये दूसरी पंचवर्षीय योजना थी। आपका जो है यहाँ पे PV महालनोबिस, ठीक है, PV महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी, PV महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया था, दूसरी पंचवर्षीय योजना था, 1956 से 51, PV महालनोबिस पर आधारित थी। ठीक है, और दूसरी बात क्या था? उद्योग पर आधारित थी। मूल्य निर्धारण के सामान्य सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? अल्फ्रेड मार्शल ने। और इनकी एक पुस्तक भी है, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, ये भी ध्यान रखिएगा, अल्फ्रेड मार्शल का ही है। पूर्ति और मांग का सिद्धांत किसने दिया था? अल्फ्रेड मार्शल। ये तीन बातें अल्फ्रेड मार्शल से ध्यान रखना है आपको। फिर आगे बढ़ते हैं सवाल पे, भारतीय मुद्रा नोट के पीछे की तरफ कितनी भाषाएं छपी होती है? कुल मिलाकर ऐसे 17 भाषा होता है, लेकिन अगर पीछे पूछा जाए 15 भाषा होता है, और आगे की ओर 2 भाषा होता है। अंग्रेजी और हिंदी में 2 भाषा आगे की ओर होता है, बाकी 15 भाषा पीछे। कुल मिलाकर 17 भाषा होता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य किसके द्वारा घोषित किया जाता है? आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति द्वारा। जब निर्यात आयात से अधिक हो, जब निर्यात क्या हो? अब का निर्यात आयात से क्या हो? अधिक हो, है ना। आयात से अधिक हो तो क्या होता है? व्यापार अधिशेष होता है। लेकिन इसका ठीक अपोजिट अगर हो जाए तो क्या होगा? व्यापार घाटा। जब आयात क्या होगा? निर्यात से अधिक हो, आयात ही क्या हो? ज़्यादा हो, और निर्यात कम हो तो व्यापार घाटा होता है, याद रखिएगा इसमें। व्यापार संतुलन किसको कहते हैं? निर्यात का कुल मूल्य माइनस आयात का कुल मूल्य को कहते हैं व्यापार संतुलन। राजकोषीय घाटा क्या होता है? सरकार के कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच में, ठीक है, कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच के अंतर को कहते हैं राजकोषीय घाटा। फिर आगे बढ़ते हैं, द वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन थे? एडम स्मिथ हो गए। अब आइए प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत में कौन कौन आते हैं? तो प्राथमिक जो सेक्टर है उसमें आते हैं कृषि हो गया, पशुपालन हो गया, मत्स्य पालन हो गया, खनन हो गया, वानिकी हो गई, ये सारे के सारे प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। भाई द्वितीय क्षेत्र में क्या क्या आते हैं? लोहा इस्पात उद्योग हो गया आपका, वस्त्र उद्योग हो गया, वाहन, इलेक्ट्रॉनिक्स, निर्माण आपका हो गया, विद्युत हो गया, गैस हो गया, विनिर्माण हो गया, इन सभी ये सभी किस में आते हैं? आपके सेकेंडरी सेक्टर, ठीक है, द्वितीय क्षेत्र में आते हैं। और तृतीय क्षेत्र में क्या आते हैं? बैंकिंग हो गया, बीमा हो गया, चिकित्सा हो गया, शिक्षा, पर्यटन, संचार, परिवहन, तृतीय क्षेत्र में आते हैं। और चतुर्थ क्षेत्र में कौन आते हैं? शिक्षा संबंधी अनुसंधान, रिसर्च, ठीक है। किसी देश की आर्थिक समृद्धि का सर्वाधिक उपयुक्त मानदंड क्या है? प्रति व्यक्ति वास्तविक आय। लेकिन अगर पूछा जाए किसी देश की आर्थिक वृद्धि से पूछा जाए आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त मानदंड क्या है? GDP, सकल घरेलू उत्पाद। आर्थिक वृद्धि में GDP होगा, और समृद्धि में आपका प्रति व्यक्ति वास्तविक आय होगा। अर्थशास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ को कहा जाता है। ड्रेन का सिद्धांत किसने दिया था? दादा भाई नौरोजी ने दिया था। सर्वोदय योजना किसने प्रकाशित किया था? जयप्रकाश नारायण ने 1950 में। वही बात करते हैं, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? विश्वेश्वरैया थे। योजना आयोग का गठन कब होता है? 15 मार्च 1950 को होता है, और इसको समाप्त कब कर दिया जाता है? 15 अगस्त 2014 को।
और प्रथम योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे और उपाध्यक्ष थे गुलजारी नंदा। और इसी के स्थान पर योजना आयोग के स्थान पर क्या आता है? नीति आयोग आता है, जिसकी स्थापना होती है 1 जनवरी 2015 को। नीति का फुल फॉर्म होगा नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। भारत में आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? वित्त मंत्रालय के द्वारा। लेकिन आपसे पूछा जाए इसको तैयार कौन करता है? तो मुख्य आर्थिक सलाहकार। आरबीआई करेंसी नोट जारी करता है किस आधार पर? तो न्यूनतम, ठीक है, न्यूनतम आरक्षण प्रणाली के आधार पर। आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन था? ओसबोर्न स्मिथ था। और अगर पूछा जाए आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख थे। इन्हीं के समय में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था, ध्यान रखिएगा। इन्हीं के समय क्या होता है? आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था। 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण होता है और इसकी स्थापना होती है आरबीआई की 1 अप्रैल 1935 को होता है। ठीक। मुद्रा आपूर्ति से क्या तात्पर्य है? इसका मतलब होता है मुद्रा की कुल मात्रा से। ठीक। आगे बढ़ेंगे सवाल पे कि भारतीय अर्थव्यवस्था में मुद्रा पूर्ति का मांग किस रूप में मापी जाती है? तो यहाँ पे मापी जाती है M1, M2, M3, M4 के रूप में, जिसे आरबीआई के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। ठीक है। एक होता है MOB होता है, जिसको कहते हैं आरक्षित मुद्रा कहते हैं। ये क्या होता है? संचालन में मुद्रा प्लस आरबीआई के पास बैंकों की जमा राशि प्लस आरबीआई के पास अन्य राशि। तो MO क्या हो गया? आपका आरक्षित मुद्रा हो गया। M1 जो हो गया और ये, ठीक है, संकुचित हो गया। M1, M2 जो हो गया ये संकुचित मुद्रा हो गया। M1 इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। M1 इसमें क्या, M2 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। M1 जो हो गया संकरण मुद्रा, जिसको ये सबसे तरल होता है, ये भी ध्यान रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। M1 क्या होता है? सबसे अधिक तरल होता है M4 से ज़्यादा, है ना। M4 से ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा अधिक तरल होता है। इसमें क्या होता है? जनता के पास मुद्रा प्लस बैंकिंग प्रणाली के पास जमा और आरबीआई के पास अनजमा राशि कुल मिलाकर होगा M1 में आते हैं। M2 में क्या है? ये भी क्या है? संकुचित मुद्रा या संकीर्ण मुद्रा कहते हैं इसको। इसमें M1, ठीक है, ये M1 प्लस जितने भी M1 में जो शामिल है प्लस डाकघर में बचत राशियाँ को कहते हैं M2। और M3 में क्या आता है? ये आपका M3 जो है व्यापक मुद्रा कहलाता है। इसमें M1 जितने भी हैं, M1 में जितने भी शामिल हैं और बैंकिंग प्रणाली के पास म्यादी जितनी भी राशियाँ वो सारे के सारे M3 में। तो M1 में ध्यान रखिएगा, यहाँ पे M2 में M1 वाला भी है, M3 में M1 वाला भी है और M4 में सबसे कम तरल होता है। और M3 में जितने भी हैं और प्लस डाकघरों के पास सभी जमा राशि हो गए। M1 M2 क्या कहलाता है? संकुचित मुद्रा कहलाता है। और M3 M4 क्या कहलाता है? व्यापक मुद्रा कहलाता है। अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान है को परिभाषित किसने किया था? रॉबिन्सन ने परिभाषित किया था। नेचर ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस के पुस्तक के लेखक कौन है? रॉबिन्सन थे। तो रॉबिन्सन से 2 बातें, अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान है को परिभाषित किया था। नेचर ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस के पुस्तक के लेखक कौन है? आपके रॉबिन्सन थे। प्लास्टिक मनी के एग्जाम्पल क्या है? क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के आपके प्लास्टिक मनी के उदाहरण हैं। राष्ट्रीय आय का आकलन कौन तैयार करता है? राष्ट्रीय आय का आकलन केंद्रीय सांख्यिकी संगठन आपका तैयार करता है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का स्थापना कब होता है? 1951 में। इसका जो मुख्यालय है नई दिल्ली में है। और भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किसने किया था? PV महालनोबिस ने। 1931 में मुख्यालय इसका है कोलकाता में। ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल पे। अवमूल्यन का क्या प्रभाव पड़ता है? एक तो निर्यात को बढ़ावा मिलता है, दूसरा मुद्रा का मूल्य कम हो जाता है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे कि भारत में अवमूल्यन कब कब हुआ? 1949 में हुआ, 1966 में हुआ, 1991 में। 1991 में 2 बार हुआ, 1 जुलाई को और 3 जुलाई को। ठीक। सकल घरेलू, ठीक है, ग्रॉस से अगर सकल से निवल प्राप्त करने के लिए क्या घटाया जाता है? सकल से निवल प्राप्त करने के लिए आपको मूल्यह्रास या कहा जाता, इसको घटाया जाता है। प्राप्त करने के लिए क्या घटाया जाता है? मूल्यह्रास घटाया जाता है, जिसको कहते हैं डेप्रिसिएशन कहते हैं या घिसावट भी कहते हैं। मूल्यह्रास इक्वल टू क्या होता है? GDP माइनस NNP। ठीक। डोमेस्टिक से राष्ट्रीय अगर नेशनल, ठीक है, डोमेस्टिक से अगर नेशनल निकालना हो तो क्या करा जाता है? इसमें विदेशी आय को जोड़ दिया जाता है। अगर पूछा जाए बिटकॉइन के खोजकर्ता कौन थे? सातोशी नाकामोतो थे। आयकर जो है सबसे पहले किसने लगाया था? इनकम टैक्स जो सबसे पहले लगाया था जेम्स विल्सन ने लगाया था। आगे पढ़ते हैं सवाल पे। आगे सवाल क्या है आपका? नैनो तकनीक शब्द को किसने दिया था? नोरिया तानाकुची ने। नैनो तकनीक के पिता किसे कहा जाता है? रिचर्ड फीनमैन को। आगे है सवाल कि अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार सबसे पहले किस भारतीय को मिला था? अमर्त्य सेन को मिला था। ठीक है, अमर्त्य सेन को मिला था 1998 में। ऑपरेशन ग्रीन का उद्देश्य क्या है? टमाटर, प्याज, आलू के
कीमतों में जो उतार चढ़ाव होता है इसका नियंत्रण रखना क्या है, ऑपरेशन ग्रीन। चलिए समिति का संबंध किससे है, कर सुधार से है। वही बात करते हैं नरसिम्हन समिति का संबंध है बैंकिंग सुधार से। तेंदुलकर समिति हो गया आपका, रंगराजन समिति हो गया, दांडेकर समिति हो गया, रस समिति, इन सभी का संबंध है आपके गरीबी से। मेक इन इंडिया पहल का संबंध किस सेक्टर से, द्वितीय क्षेत्र से है, अभी मैंने बताया था। निर्माण और विनिर्माण इस क्षेत्र में आते हैं। फेडा का फुल फॉर्म क्या होगा, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1974 में आता है। उसके जगह पे इसके जगह पे फिर क्या आया, फेडा को क्या कर दिया गया, फेमा बनाया गया। फॉरेन एक्सचेंज जहाँ रेगुलेटिंग था मैनेजमेंट एक्ट कर दिया गया, 1999 में आया, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब लागू होता है, 1997-98 में ये लागू होता है। आगे बढ़ेंगे सवाल पे कि वर्ल्ड बैंक का दूसरा नाम क्या है, IBRD अर्थात इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। सागरमाला परियोजना कब आया, तो 2015 में। उद्देश्य क्या था, नए बंदरगाहों का निर्माण करना, और दूसरा पुराने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण करना। स्थल में यज्ञवेदी या जिसे फायर ऑल्टर कहते थे, ये कहाँ पे मिला, ठीक है, किस स्थल पर मिला था, आंसर हो जाएगा कालीबंगा, ठीक है। अगर पूछा जाए कालीबंगा का अर्थ क्या है, अगर एग्जाम में पूछा जाए कालीबंगा का अर्थ क्या है, तो इसका मतलब होता है काली चूड़ियाँ। और ये कहाँ स्थित है, तो ये कालीबंगा जो है राजस्थान में स्थित है। तो किस हड़प्पा स्थल में यज्ञवेदी मिले हैं, तो कालीबंगा में, ठीक। किस स्थान पर हड़प्पा काल के रथ, ठीक है, हड़प्पा काल के क्या रथ की एक मूर्ति पाई गई है, आंसर हो जाएगा दोमाबाद, कहाँ है, महाराष्ट्र में, ठीक है। तो कालीबंगा में आपको क्या है, यज्ञवेदी, दोमाबाद में क्या, रथ, और हड़प्पा सभ्यता के लिए सिंधु सभ्यता जो शब्द है इसका प्रयोग करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, जॉन मार्शल थे, ठीक। अगर पूछा जाए हड़प्पा सभ्यता जिसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं, इसका अवधि काल क्या था, 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व था। अगर पूछा जाए कि जो सिंधु घाटी सभ्यता था उस वक्त जो घर बने होते थे किसके बने होते थे, पकी हुई ईंट से बने होते थे। सवाल ये आ जाए सिंधु घाटी स्थलों में कहाँ, ठीक है, कहाँ दोहरे शवादान, ठीक है, कहाँ दोहरे शवदान के साक्ष्य मिले, आंसर हो जाएगा लोथल। लोथल कहाँ है, गुजरात में। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा शहर अपनी गोदीवाड़ा जिसको कहते हैं डॉक यार्ड या जहाज निर्माण स्थल के लिए प्रसिद्ध, आंसर हो जाएगा लोथल, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, हड़प्पा काल का पशुपति मोहर, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल, कई बार एग्जाम में पूछा गया। पशुपति जो है मोहर में किस पशु को चित्रित किया गया है, इसमें 4 पशु तो आपके जो है आपको इसी क्रम में है, ठीक है, मूर्ति के चारों तरफ है। और जो आपके जो हिरन है, ठीक है, 2 हिरन है, वो क्या है, सिंहासन के आसपास में, ठीक है, सिंहासन के आसपास में है ये 2 हिरन, ठीक है। और बाकी आपके जो 4 मूर्तियाँ ना इधर, ठीक है, 4 मूर्तियाँ हो गए, जो आपका गेंडा हो गया, भैंस हो गया, हाथी बाघ हो गया, और यहाँ पे क्या है, हिरन दोनों हो गए, ठीक है। चलिए अगर पूछा जाए पशुपति, अगर मैं बात करूँ इस समय जो पशुपति को शिव को समर्पित था, ठीक है, शिव को समर्पित था, ध्यान रखिएगा, या पशुओं का जो, ठीक है, पशु से रिलेटेड अगर बात किया जाए, पशुओं का स्वामी जिसे कहा जाता था पशुपति कहा जाता था, या आपको शिव को समर्पित था। चलिए फिर बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता का स्थल जो है आलिमगीरपुर, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का स्थल कौन सा, आलिमगीरपुर, ये कहाँ स्थित है, उत्तर प्रदेश में स्थित है। आगे बढ़ेंगे सवाल पे, हड़प्पा का स्थल किस नदी तट पर स्थित है, हड़प्पा का जो स्थल किस नदी तट पर स्थित है, रावी नदी पर स्थित है। अगर पूछा जाए हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया था, दयाराम साहनी ने 1921 में, और माधव स्वरूप वस जो कि 1926 में। आगे सवाल है कि हड़प्पा काल में आग में पकी हुई मिट्टी को क्या कहा जाता है, टेराकोटा कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में ये सवाल आ चुका है। फिर बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का संबंध किससे है, तो ये कांस्य युग इसे कहा जाता था, या ताम्र पाषाण युग भी कहा जाता था इसे। नव पाषाण काल में प्रारंभ हुआ, क्या हुआ, तो देखिए अगर पूछा जाए नव पाषाण काल की अगर बात कर लिया जाए, ठीक है, नव पाषाण काल की अगर बात कर लिया जाए यहाँ पे, तो नव पाषाण काल में कृषि का प्रारंभ और पहिए का आविष्कार किसमें हुआ, नव पाषाण काल में हुआ। आग का आविष्कार जो हुआ आपका पूरा पाषाण काल में हुआ था। सवाल अगर पूछा जाए नव पाषाण युग का अवधि काल क्या है, तो ये इसका अवधि काल 1200 ईसा पूर्व से लेकर 4500 ईसा पूर्व तक था, ठीक है। एक और महत्वपूर्ण सवाल पे ध्यान दीजिएगा, खेतों की जुताई का साक्ष्य किस हड़प्पा स्थल में मिला था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी कालीबंगा होगा, इसका आंसर कहाँ होगा, कालीबंगा होगा। और ऊँट के भी साक्ष्य कहाँ पे मिले, कालीबंगा में ही मिले हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिए कालीबंगा में आपका खेतों की जुताई भी हो गई, यज्ञवेदी भी हो गया आपका, और ठीक है, यज्ञवेदी भी यहीं पे मिला था कालीबंगा में, जिसका अर्थ होता था चूड़ी, ठीक है, इसका अर्थ क्या था, चूड़ी। और ये कहाँ है, आपके राजस्थान में है ना, ये कहाँ है, राजस्थान में, ध्यान रखिएगा। देखिए कालीबंगा ऊपर में लिखा हुआ था, काली चूड़िया है ना, काली चूड़िया जो कि कहाँ,
आपके राजस्थान से रिलेटेड है। फिर आगे बढ़ते हैं घोरों की हड्डियों का साक्ष्य कहाँ मिला है? ऊँटों की कहाँ पे मिला था? कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में। तो राजस्थान में ऊँट ज़्यादा पाए जाते, तो इसलिए यहाँ पे ऊँटों के साक्ष्य मिले थे। वही बात करें तो घोरों के हड्डियों के साक्ष्य जो है किस हड़प्पा स्थल में मिला था? सुरकोटदा, ये है कहाँ पे? गुजरात में। मनके बनाने की कारखाना, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मनके बनाने की कारखाना या आभूषणों का साक्ष्य कहाँ पे मिला था? चनहुद्रो, ठीक है। किलाबंदी वाला निचला शहर का साक्ष्य कहाँ से मिला था? मोहनजोदड़ो से मिला था। सवाल अगर आ जाए मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया था? रखाल दास बनर्जी ने 1922 में किया था। वही बात करते हैं मिस्र की मम्मियों का टेराकोटा मॉडल किस हड़प्पा सभ्यता स्थल पर पाया गया था? आंसर हो जाएगा लोथल, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, मिस्र की मम्मियों का टेराकोटा मॉडल किस हड़प्पा सभ्यता स्थल पर पाया गया था? लोथल हो जाएगा। फिर बात करते हैं सिंधु सभ्यता में मोहरों को बनाने के लिए किस नरम पत्थर का उपयोग किया जाता था? आंसर हो जाएगा सेलखरी। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आया हुआ सवाल था। फिर बात करते हैं किस वेद में यज्ञ के समय पालन के लिए किए जाने वाले नियमों का जो वर्णन है? आयुर्वेद में, ठीक है। आयुर्वेद में वेदों में यज्ञ के समय पालन किए जाने वाले नियमों का वर्णन है। ऐसा वेद जो गद एवं पद दोनों में, आंसर हो जाएगा आयुर्वेद। सवाल ये आया हुआ है, ध्यान रखिएगा। और त्रिवेद, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। त्रिवेद में कौन कौन से वेद शामिल हैं? ऋग्वेद, आयुर्वेद और आपका सामवेद, अथर्ववेद को छोड़कर। अगर पूछा जाए ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? 228। और पुराणों की संख्या कितनी है? 18। फिर सवाल आ जाए कि विष्णु पुराण का संबंध किससे? मौर्य वंश से है। मत्स्य पुराण का संबंध आंध्र सातवाहन से है। और वायु पुराण का संबंध जो है गुप्त वंश से है। फिर सवाल आएगा कि आपका कादम्बरी जो कि संस्कृत में लिखा हुआ है, के लेखक कौन थे? बाणभट्ट थे। अष्टधाई के लेखक कौन है? पाणिनि थे। और ये संस्कृत भाषा व्याकरण की ये प्रथम पुस्तक थी। क्या? अष्टधाई के जो लेखक थे पाणिनि, और अष्टधाई क्या? संस्कृत भाषा का व्याकरण, संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक थी, ये भी ध्यान रखना है आपको। फिर बात करते हैं हर्षचरित किसने लिखा था? बाणभट्ट ने लिखा था। रचित रंगनी ग्रंथ की रचना किसने किया था? कल्हण ने किया था। उत्तरामचरित जो ग्रंथ है, ठीक है, उत्तरामचरित ग्रंथ की रचना किसने किया था? यहाँ पे ध्यान रखिएगा, भवभूति ने, ठीक है। सिंधी में, ठीक है, ध्यान रखिए, सिंधी में हड़प्पा का अर्थ क्या होता है? दफन का शहर। सिंधु घाटी स्थल से किन किन आकृतियों के मोहर मिले? तो देखिएगा यहाँ पे आयताकार भी मिले थे, गोलाकार भी मिले थे, बेलनाकार और वर्गाकार, ये 4 प्रकार के जो मोहर मिले थे। फिर बात करते हैं खरोष्टी लिपि जो है, खरोष्टी लिपि किस क्षेत्र से संबंधित है? गंधार क्षेत्र से संबंधित था। सवाल अगर आए कि अशोक के किस शिलालेख में उल्लेख है कि सभी प्रजाजन मेरे बच्चे हैं? तो आंसर हो जाएगा धौली और जौगार। धौली और जौगार जो कि कलिंग अभिलेख इसको कहा जाता है। फिर सवाल अगर आ जाए कि अशोक के शिलालेख की खोज किसने किया था? तो पाटट्री, ठीक है, पाटट्री पैथेन, ठीक है, पैथेनलर, है ना। कब? 1750 में। तो पैटट्री फेंथैल, ठीक है, फेंथैलर, हाँ फेंथैलर, है ना। तो अशोक के शिलालेख की खोज किसने किया था? पैटरी फेंथैलर ने किया था 1750 में। लेकिन अगर सवाल पूछा जाए कि अशोक के अभिलेख पढ़ने में सबसे पहले सफलता किसको मिला था? जेम्स प्रिंसेप को मिला था, याद रखिएगा। और ये सवाल भी कई बार आया एग्जाम में, तो ध्यान रखिएगा 1837 में। अगर सवाल आ जाए कि अशोक स्तंभ लेखों की कुल संख्या कितनी है? 7 है। और ये सभी के सभी किस में लिखे हैं? ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। फिर सवाल अगर आ जाए कि पहली बौद्ध परिषद या पहली बौद्ध संगीति का आयोजन किसके अध्यक्षता में हुआ था? ये ध्यान रखिएगा। तो पहली जो हुआ था आपका राजगिरी में हुआ था। पहला चीज़ कि राजगिरी में हुआ था। पहली जो बौद्ध संगीति हुआ था राजगिरी में। किसके अध्यक्षता में? महाकश्यप के अध्यक्षता में। इस समय जो शासक कौन थे? अजातशत्रु थे। दूसरी बौद्ध परिषद का आयोजन किसके अध्यक्षता में हुआ था? सावाकाबी। और इस समय किसका शासन था? कालाशोक का। और कहाँ पे हुआ था? वैशाली में, ठीक है। फिर अगर पूछा जाए कि तीसरी बौद्ध संगीति जो है किसके अध्यक्षता में हुआ था? तो मोगलीपुत्र तिश, जो कि अशोक के समय की बात हो रही है। और इस समय ये कहाँ हुआ था? आपका पावापुरी में, ठीक है, पावापुरी में। फिर अगर पूछा जाए चौथी जो बौद्ध संगीति आयोजन कहाँ हुआ था, किसके अध्यक्षता में हुआ था? तो वसुमित्र इस समय अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष घोष थे और कनिष्क के समय में। और ये कहाँ हुआ था? कुंडलवन, ठीक है, कुंडलवन कश्मीर में, है ना। तो ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते। पंचतंत्र किसने लिखा था? विष्णु शर्मा ने लिखा था। मुद्रा राक्षस किसने लिखा था? विशाखा दत्त ने। और चंद्रगुप्त मौर्य के पराक्रम का इसमें क्या है? उल्लेख किया गया है, ये भी ध्यान रखिएगा। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत का विकास किसने किया था? ब्रह्मगुप्त ने किया था। अभिज्ञान शकुंतलम और मेघदूत किसने लिखा था? कालिदास ने लिखा था।
दस कुमार चरित और काव्य दर्श की रचना किसने किया था? दंडी ने किया था। फिर आगे बढ़ते सवाल पे कि किरातार्जुनीय की रचना किसने किया था? भैरवी ने किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। फिर बात करते हैं पंच सिद्धांतिका बृहत संहिता बृहत जातक पुस्तकें किसने लिखा था? 12 मिहिर ने। और ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 रत्नों में से एक थे। अगर पूछा जाए कि अर्थव्यवस्था के सिद्धांत के लिए जाना जाता है किनको? 12 मिहिर को जाना जाता है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मृच्छकटिकम जो कि संस्कृत में रची हुई एक रचना है जिसके रचनाकार कौन थे? शूद्रक थे। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। जहांगीर के शासनकाल में किस प्रकार की चित्रकला का प्रचलन हुआ था? तो पोर्ट्रेट चित्रकला का। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस समय जो है चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पे था। किसके शासनकाल में? जहांगीर के शासनकाल में। अगर पूछा जाए लघु चित्रकला, अगर पूछा जाए कि लघु चित्रकला किस मुगल शासन के समय प्रचलित हुआ था? हुमायूं के समय प्रचलित हुआ था। राज्य के सप्तांग सिद्धांत की स्थापना किसने किया था? चाणक्य ने किया था। और चाणक्य जिन्हें कौटिल्य या विष्णुगुप्त कहा जाता था, किसके प्रधानमंत्री बने? चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री बने थे। उत्तर वैदिक काल में किन नदियों का उल्लेख किया गया है? याद रखिए, गंगा एवं यमुना का। अगर पूछा है उत्तर वैदिक काल का समय कितना से कितना है? 1000 से 600 ईसा पूर्व। वही बात करते हैं ऋग वैदिक काल का जो अगर समय था 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व। फिर आगे बढ़ते हैं, सर्दियों के मौसम के दौरान भारत के उत्तर पश्चिमी भाग से जो वर्षा होती है किससे होती है? पश्चिमी विक्षोभ से होती है। वही बात करते हैं, मॉर्ले मिंटो सुधार किस के नाम से जाना जाता था? मॉर्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता था। भारतीय परिषद अधिनियम 1919 का। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस समझौते से हुआ था? मर्राकेश समझौता। 1 जनवरी 1995 में इसकी स्थापना होती है। आगे बढ़ते सवाल पे कि जैन धर्म में 3 रत्न जिसे त्रिरत्न कहते हैं उन्हें निर्वाण का मार्ग कहा गया। जैन धर्म में 3 रत्न दिए गए हैं और उन्हें निर्वाण का मार्ग कहा गया। वे जो 3 रत्न है इसका नाम है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। ध्यान रखिएगा, सवाल पूछा जाता है। प्रचलित या अस्थायी पवन किसे कहा जाता है? व्यापारिक पवन को, ध्रुवीय पवन को और पश्चिमी पवन को क्या कहा जाता है? प्रचलित या अस्थायी पवन कहा जाता है। तो सवाल ऑप्शन में से आएगा, 4 ऑप्शन में बताइए कौन। तो ये जो 4 ऑप्शन में अलग अलग होंगे, एक होगा ध्रुवीय पवन, उसमें टिक करके आइएगा कि प्रचलित या अस्थायी पवन ध्रुवीय पवन को कहते हैं। अगर पूछा जाए मानसूनी पवन किसे कहा जाता है? जो मानसूनी पवन है या स्थल समीर या समुद्री समीर को कहा जाता है मानसूनी पवन कहा जाता है। अगर स्थल समीर में क्या होता है? तो स्थल से समुद्र की तरफ प्रवाहित होती है स्थल समीर। समुद्री समीर में क्या होता है? समुद्र से स्थल की ओर प्रवाहित होती है। नाम से पता चला स्थल, तो इसलिए स्थल से समुद्र की ओर और समुद्र से स्थल की ओर, दोनों ट्रिक से याद कर लीजिएगा। अगर पूछा जाए स्थानीय पवन किसे कहा जाता है? तो स्थानीय पवन कहा जाता है चिनुक को, लू को, नॉर्वेस्टर को। चिनुक, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चिनुक जो है यह यूएसए तथा कनाडा में रॉकी पर्वत श्रेणी के पूर्वी ढाल के साथ चलने वाला गर्म एवं शुष्क पवन है, ये भी ध्यान रखिएगा, चिनुक। वही बात करते हैं, लू तो आपका भारत में चलता है, ठीक है, भारत में लू है। और नॉर्वेस्टर में पूछ लिया जाए तो ये भी क्या है? गर्म। लू क्या है? गर्म एवं शुष्क हवा है। वही बात करते हैं नॉर्वेस्टर या न्यूजीलैंड में उच्च पर्वतों से उतरने वाली गर्म एवं शुष्क पवन है, ये भी याद रखिएगा, नॉर्वेस्टर, ठीक है। चंद्रमा का आकार पृथ्वी का आकार का लगभग कितना है? 1/4 भाग है, ये ध्यान रखिएगा। अगर इसको 4 भाग पृथ्वी का करते हो तो 1 भाग आपका क्या होगा? चंद्रमा का होगा। वही बात करते हैं सुंदरवन। सुंदरवन में किस प्रकार का वन है? तो आपका किस प्रकार का जो यहाँ पे वन है? तो तटीय एवं ज्वारीय वन इसको कहा जाता है। वही बात करते हैं भारत में प्रायोगिक भूतापीय ऊर्जा परियोजना कहाँ स्थापित हुआ? पुग्गा घाटी, ये है कहाँ? लद्दाख में। भारत में सबसे बड़ी प्राद्वीपीय नदी प्रणाली कौन सी है? आपकी गोदावरी नदी है। वही बात करते हैं गोदावरी नदी, इसे क्या कहा जाता है? दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तरमगम की पहाड़ी नासिक महाराष्ट्र से होती है, जिसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। वही बात करते हैं गोदावरी की सहायक नदी कौन कौन सी है? प्राणहिता, इंद्रावती, मंजीरा, वेलगंगा, वर्धा। कावेरी नदी अगर पूछा जाए इसे क्या कहा जाता है? इसे दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। देखिए यहाँ पे गोदावरी को दक्षिण गंगा और कावेरी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। इसकी उत्पत्ति कोडागू जिला कर्नाटक से होती है। वही बात करते हैं कावेरी नदी की सहायक नदी कौन कौन सी? हेमावती, सिमरा, भवानी, कावनी, ये सब आपके सहायक नदी हैं। कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? महाबलेश्वर, महाराष्ट्र से होता है और इसकी सहायक नदी है तुंगभद्रा, घाट प्रभा, माल प्रभा, मुशी। भारत के कितने राज्यों में विधान परिषद है? आपके 6 ऐसे राज्य जहाँ पे विधान परिषद है, जैसे कर्नाटक, महाराष्ट्र हो गया, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना हो गया, बिहार एवं उत्तर प्रदेश हो गया। परंपरा के अनुसार अलवरों एवं नयनारों की संख्या कितनी थी? अलवरों की संख्या आपकी 12 थी, वहीं नयनारों की संख्या
63 थी। अलवर जो थे विष्णु उपासक थे। वहीं बात करते हैं जो नारो थे, ये किसके उपासक थे? शिव के उपासक थे। ठीक है, ये विष्णु के उपासक थे और ये शिव के उपासक थे, ध्यान रखिएगा। किस मुगल शासक का मकबरा भारत से बाहर? तो जहांगीर का था। ठीक है, शाहदरा बाग कहाँ पड़ता है? लाहौर, पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। काकोरी ट्रेन है सशस्त्र डकैतियाँ, अब इसका नाम क्या कर दिया गया? काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया। ये हुआ था कब? 9 अगस्त 1925 को होता है। हिंदुस्तान रिपब्लिक सोशलिस्ट एसोसिएशन का स्थापना कब होता है? 1928 में। इसके और इसका संबंध किससे है? भगत सिंह से है। बंदोबस्त प्रणाली या दहशाला प्रणाली या जब्ती प्रणाली भूमि राजस्व प्रणाली जिसे कहते हैं, इसकी शुरुआत किसने किया था? राजा टोडरमल। और ये कौन था? अकबर के वित्त मंत्री थे। संविधान अवज्ञा आंदोलन की घोषणा कब होता है? 12 मार्च 1930 को होता है। दांडी नमक मार्च के साथ ही इसकी शुरुआत होती है। वही बात करते हैं यमुना नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? टोंस। और यमुना नदी की सहायक नदी है चंबल। आपकी यमुना नदी की सहायक नदी है। पंचेश्वर बांध किस नदी के ऊपर प्रस्तावित है? काली नदी। और उत्तराखंड राज्य में भारत नेपाल सीमा पर बनने वाली बहुउद्देशीय विद्युत परियोजना है, ये भी ध्यान आपको रखना है। जब पृथ्वी के पटल में शैल विभंग होता है और पुनः शैल पिंड विभिन्न दिशाओं में गतिशील होता है, उसे क्या कहा जाता है? भ्रंश या फॉल्ट कहा जाता है इंग्लिश में। कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? काली मिट्टी। काली मिट्टी को रेगुलर मिट्टी भी कहा जाता है। काली मिट्टी का रंग अगर पूछा जाए काला किसको उपस्थिति के कारण होता है? टाइटेनिफरस तथा ह्यूमस के कारण होता है। वही बात करते हैं जल धारण करने की क्षमता सबसे अधिक किस मिट्टी में होती है? तो काली मिट्टी में होती है। और राइबोसोम किससे बना होता है? तो आर से ध्यान रखिए, राइबोसोम आर से स्टार्ट होता है, इससे आरएनए ट्रक से याद रखिए, बाकी प्रोटीन से दोनों से बना होता है। आरएनए प्लस प्रोटीन से ये बना होता है राइबोसोम। ठीक, तो गाइस का अधिकार 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन के तहत होता है? 61वां संविधान संशोधन 1989 के तहत होता है। भारत की पहली रामसर साइट कौन सी है? चिल्का झील है। कहाँ है ये? ओडिशा में। नलवाना पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? चिल्का झील के अंदर। कहाँ? ओडिशा में। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? बुलर झील है। ये है कहाँ पे? आपका जम्मू कश्मीर में। ओडिशा में सबसे बड़ी अप्रवाही पानी की झील कौन सी है? चिल्का झील है। एक ऐसे नृत्य का रूप जो कला में हिंदू और मुस्लिम विशिष्टता के अद्भुत संयोग का प्रतिनिधित्व करता है। आंसर हो जाएगा कथक। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। एसएससी इस तरह से सवाल कई बार पूछ लिया जाता है। क्यों? इसका रीज़न आपको आगे पता चलेगा। वाजिद अली कौन थे? तो अवध के अंतिम नवाब थे। साथ ही साथ कथक को बढ़ावा देने वाले ये पहले व्यक्ति हैं। वहीं पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो ये भी कथक से। तो देखिए यह भी कथक और यहाँ भी कथक। लेकिन ये जो वाजिद अली थे ये मुस्लिम थे और ये पंडित बिरजू महाराज क्या थे? हिंदू थे। तो इन दोनों का जुगलबंदी को ही इस नाम को दिया गया, जो कि हिंदू और मुस्लिम का जो है संयोग, अद्भुत संयोग को प्रतिनिधित्व करता है, वो है कथक। ठीक, सिपाही विद्रोह की अगर मैं बात करूं कब होता है? 1857 में। अगर लखनऊ की अगर बात किया जाए, सिपाही विद्रोह जो होता है लखनऊ में 1857 में, इसका नेतृत्व कौन किया था? तो बेगम हजरत महल ने इसका नेतृत्व किया था। और ये भी ध्यान रखिएगा, बेगम हजरत महल जो है किनकी वाइफ थी? ये वाजिद अली की ही ये कौन थी? ये वाइफ थी, ये ध्यान रखिएगा। तो सिपाही विद्रोह 1857 लखनऊ में नेतृत्व किसने किया? बेगम हजरत महल ने। बात करते हैं मोपला विद्रोह की। मोपला विद्रोह कब होता है? 1921 में। कहाँ पे? केरल में। वहीं बात करते हैं पाइका विद्रोह कब होता है? 1817। और कहाँ? उड़ीसा में। ए सेंचुरी इज नॉट इनफ किस भारतीय क्रिकेटर की लिखी पुस्तक है? सौरव गांगुली की। प्लेइंग इट माई वे किसकी लिखी पुस्तक है? सचिन तेंदुलकर की लिखी पुस्तक है। नो स्पिन किसकी ऑटोबायोग्राफी है? शेन वॉर्न की। ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी थे। हाल ही में इनका क्या हो गया? इनका निधन हो गया। बिलीव किसकी ऑटोबायोग्राफी? सुरेश राणा की है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित होता है? इसको क्या कहते हैं? इसका फुल जो शॉर्ट फॉर्म होगा नरेगा, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट कब की है? 2005 की है। लागू कब होता है? 2 फरवरी 2006 को ये लागू होता है। वही बात करते हैं, इसका नाम जो है नरेगा से मनरेगा कब होता है? ठीक है, मनरेगा कब होता है? इसका नाम मनरेगा आपका जो होता है 2 अक्टूबर 2009 से इसका नाम मनरेगा हो जाता है। दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी किसकी है? तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की प्रतिमा है। ये स्थित कहाँ पे? केवड़िया गुजरात में है। कितना मीटर ऊंचा? 182 मीटर ऊंचा, दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा। निर्माता कौन? राम सुतार। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी कहाँ पे है? ये हैदराबाद में है। किसका?
प्रतिमा तो संत रामानुजाचार्य जी का प्रतिमा है और कितनी फीट ऊंची है, 216 फीट ऊंची है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात हो ही रही है तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का अगर मैं बात करूं, कराची अधिवेशन की अध्यक्षता 1931 में इन्होंने किया था। स्ट्रेट फ्रॉम द हेड किसकी पुस्तक, लिखी पुस्तक है, कपिल देव की लिखी पुस्तक है। राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है, 31 अक्टूबर को, और किसके जन्मदिन पर, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के जन्मदिन पर। त्रिस्तरीय पंचायती प्रणाली की अगर मैं बात करूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर यह आती है। पहला बात, 2 अक्टूबर 1959 नागौर राजस्थान से जवाहरलाल नेहरू द्वारा इसकी शुभारंभ होती है। ठीक है। त्रिस्तरीय पंचायती जो प्रणाली है कितने स्तर की है, 3 स्तर की है। ठीक है, एक तो जिला स्तर, दूसरा पंचायत समिति और तीसरा ग्राम पंचायत। फिर आगे बढ़ते, बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब होता है, 1957 को। अशोक मेहता समिति का गठन होता है 1977 को। इनका अगर बात करें तो ये द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था पर आधारित था। लक्ष्मीमल सिंघवी समिति कब की, 1987 की है, और पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा की मांग इन्होंने किया था। पीके थुंगनु समिति ये कब की है, 1989 की है। वही बात करते इन्हीं की सिफारिश पर 73वां संविधान संशोधन तथा 74वां संविधान संशोधन जो है अस्तित्व में आया था, पीके थुंगनु समिति। दिलीप भुरिया समिति की सिफारिश पर कौन सा अधिनियम आता है, पेशा एक्ट आता है। कब का है ये, 1996 का है। पेशा का फुल फॉर्म होगा पंचायती राज एक्सटेंशन शेड्यूल एरिया। 73वां संविधान संशोधन कब का है, ये 1992 का है और पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है और लागू होता है 24 अप्रैल 1993 को ये लागू होता है। 11वीं अनुसूची में शामिल है और इसमें कुल 29 विषय हैं। कुल अनुच्छेद इसमें जो शामिल है 16, 243 से लेकर 243 ओ तक। फिर बात करते हैं 74वां संविधान संशोधन का संबंध किससे, शहर निकाय से है। 1993 का एक्ट के तहत 12वीं अनुसूची में इसे शामिल किया गया और कुल विषय इसमें कितना है, 18। 9वीं अनुसूची जो है प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम के तहत 1951 के द्वारा इसे जोड़ा गया है। 9वीं अनुसूची जो कि प्रथम संविधान संशोधन है 1951 का। स्थानीय सुशासन के जनक कौन था, रिपन था। पहली बार जनगणना कब हुआ था, 1872 में। किसके समय में, मेयो के समय में हुआ था। दशक के आधार पर जनगणना किसने शुरू किया था, रिपन ने किया था 1881 में। तमिलनाडु के तट को क्या कहा जाता है, कोरोमंडल। केरल के तट को क्या कहा जाता है, मालाबार। गोवा के तट को कहा जाता है कोंकण। किस युद्ध में नेपोलियन जो कि फ्रांस का था की पराजय हुई थी, वाटरलू। कब होता है, 1815 में। ब्रिटिश सेना का नेतृत्व कौन करता है, ड्यूक ऑफ वेलिंगटन करता है। वहीं फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व कौन करता है, नेपोलियन करता है। जहाँ पे नेपोलियन की क्या होती है, पराजय होती है, अंग्रेज यहाँ पे जीत जाते हैं। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, समुद्रगुप्त को कहा जाता है। किस रक्त ग्रुप वाले व्यक्ति को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है, ओ निगेटिव वाले को। किस रक्त ग्रुप वाले व्यक्ति को यूनिवर्सल रिसेप्टर कहा जाता है, एबी पॉजिटिव वाले को। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि ब्लड ग्रुप की खोज किसने किया था, लैंड स्टीनर ने किया था। वही बात करते हैं, ब्लड का जो पीएच मान होता है वो क्या होता है, 7.4 होता है। ये लगभग क्या होता है, क्षारीय होता है। तो ब्लड ग्रुप का जो है आपका होगा लैंड स्टीनर। ठीक है। और ब्लड सर्कुलेशन का विलियम हार्ले। प्रयाग या इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना किसने किया था, हरिसेन ने किया था। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे हरिसेन, ध्यान रखना आपको। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन हुआ, चंद्रगुप्त द्वितीय होता है। किस विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के चलाए थे, शकों पर विजय के उपलक्ष्य में। योजना आयोग का गठन कब होता है, 15 मार्च 1950 को होता है और इसके जगह पे ही आता है क्या, योजना के जगह पे आता है नीति आयोग। इसकी गठन होती है 1 जनवरी 2015 को। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया होता है। निर्वाचन आयोग की स्थापना कब होती है, 25 जनवरी 1950 को होती है। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, 24 अप्रैल को। राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को। ठीक है। फिर बात करते हैं नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे, अरविंद पनगड़िया थे पहले उपाध्यक्ष। नीति आयोग के पहले सीईओ कौन थे, सिंधु खुल्लर। ठीक है, सिंधु खुल्लर नाम ठीक कर लीजिएगा। अमीबा तथा जीवाणु कैसे जीव है, ये दोनों एक कोशीय जीव है। भारत की कुल समुद्री सीमा कितनी, 7,516 किलोमीटर लगभग। भारत की कुल स्थलीय सीमा, ये तो समुद्री सीमा हो गया, स्थलीय जो सीमा है 15,200 किलोमीटर के लगभग में है। मिग 21 का उड़ान भरने वाली पहले भारतीय वायुसेना अधिकारी कौन बनी, तो आपका नाम हो जाएगा अवनी चतुर्वेदी। भारत की पहली महिला राफेल जेट
पायलट कौन बनी? शिवांगी सिंह। कहाँ की हैं? ये वाराणसी की हैं। भारत की 3 महिला फाइटर पायलट एक साथ बनी थी, नाम था इनका अवनी चतुर्वेदी, भावना कांत और शिवांगी सिंह। भारत की पहली महिला सह पायलट कौन बनी? पीवी सिंधु, बैडमिंटन खिलाड़ी हैं ये। प्रथम विश्व युद्ध में अपने प्राणों का बलिदान करने वाले भारतीय सैनिकों की याद में बनाए गए अखिल भारतीय युद्ध स्मारक को आज किस नाम से जाना जाता है? इंडिया गेट, जो कि दिल्ली में है। ठीक है। अमर जवान ज्योति, ये क्या है भाई? ये 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में शहीद और अज्ञात भारतीय सैनिकों के याद में बनाया गया क्या है? ये स्मारक है। इस ज्योति का मशाल 26 जनवरी 1972 को जलाई गई। 21 जनवरी 2022 की शाम तक यह मशाल जलती रही। अब इसे नेशनल वार मेमोरियल की अमर ज्योति में दर्ज कर दिया गया है, ध्यान रखना है आपको। इंडिया स्ट्रगल किसकी लिखी पुस्तक है? ये लिखी पुस्तक है सुभाष चंद्र बोस की लिखी पुस्तक है। पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? 23 जनवरी को मनाया जाता है, ध्यान रखना है आपको। हरिपुरा अधिवेशन की अगर मैं बात करूँ 1938 में होता है और इसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने किया। फॉरवर्ड जो है ब्लॉक की स्थापना कौन करते हैं? सुभाष चंद्र बोस 1939 में। दिल्ली चलो का नारा दिया था कौन? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। हीरे का चमकना उदाहरण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस वर्ष लोकतांत्रिक संविधान अपनाया था? 1787 में। वहीं 4 जुलाई 1776 को यह स्वतंत्र हुआ था। बोस्टन टी पार्टी का संबंध किससे है? यह और घटना होती है 1773 में और ये घटना अमेरिका की है। भारत में 500 रुपये तथा 1000 रुपये के जो करेंसी के नोट थे पुराने वाले, किस वर्ष अमान्य घोषित कर दिया गया? 8 नवंबर 2016 को। और इसी कारण इसको क्या कहा जाता है? भारत में डीमोनेटाइजेशन कब हुआ था? तो ध्यान रखिएगा, यही 8 जो नवंबर की बात हो रही है, नवंबर 2016 में होती है। भारत में मुद्रा का अवमूल्यन अब तक कितनी बार हुआ? 3 बार हो चुका है, 1949, 1966, 1991 में। सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? हमिंग बर्ड। तो सबसे बड़ा पक्षी कौन है? जीवित पक्षी शुतुरमुर्ग। सबसे छोटा पुष्प कौन है? बुल्फिया। और सबसे बड़ा पुष्प है रैप्लेशिया। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। 1192 में तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान किसके हाथों पराजित हुए थे? मोहम्मद गौरी के। तो तराइन का प्रथम युद्ध होता है कब? 1191 में। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में होता है। यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान की जीत हो जाती है और मोहम्मद गौरी यहाँ पे हार जाता है। लेकिन दूसरा युद्ध होता है उसमें क्या होते हैं? पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं, मोहम्मद गौरी जीत जाता है। महानदी और गोदावरी के डेल्टा किस मिट्टी से समृद्ध है? जलोढ़ मिट्टी से समृद्ध है। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 किस नदी पर है? ब्रह्मपुत्र नदी पर। कहाँ से कहाँ तक? धुबरी से सादिया, असम में। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 किस नदी पर है? गंगा नदी पर है। इलाहाबाद यूपी से लेकर हल्दिया वेस्ट बंगाल तक। नीली क्रांति का अगर मैं बात करूँ संबंध किससे है? तो नीली क्रांति का संबंध है आपका मत्स्य पालन का। गोल्डन फाइबर किसे कहा जाता है? जूट को कहा जाता है। धूसर या ग्रे क्रांति का संबंध है उर्वरक उत्पादन से। गोल्ड क्रांति का संबंध है आलू उत्पादन से। पीली क्रांति का संबंध है तिलहन उत्पादन से। गुलाबी क्रांति का संबंध है झींगा उत्पादन से। सिल्वर क्रांति का जो संबंध है अंडा उत्पादन से। काली जो क्रांति का संबंध है वो पेट्रोलियम उत्पादन से। नेक्स्ट सवाल पे थे, भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी? रमा देवी। रेविज का टीका का आविष्कार किसने किया? लुई पास्चर ने किया। गांधी इरविन समझौता कब होता है? 5 मार्च 1931 को। किसी विशेष निर्णय या कानून को रोकने के लिए किसी व्यक्ति, पार्टी या राष्ट्र के अधिकार को क्या